प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और आरिफ निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी साहब ये बताएं कि ये आपकी तो सियासत ख़त्म कर दी है उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने, तो ये फिर ये भी कह रहे हैं कि आप NRO भी मांग रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ में, अब मरियम के लिए। ये आज उन्होंने भी कहा, शेख रशीद ने भी, और जो पंजाब में भी उनके जो स्पोक्समैन हैं, ये महज ये अपोजिशन और हुकूमत की मुहाज़रा आई है, इसके पीछे कोई हकीकत भी है? देखिए, ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन से घबराती है। हम भी 5 साल हुकूमत रहे, हमने कभी ऐसी बात अपोजिशन के बारे में नहीं की, तो बड़ी अजीब सी बात है। और फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, वो मुशर्रफ साहब के साथ भी जब होते थे तो यही बातें किया करते थे कि जी नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म हो गई है, तो उनकी आदत है, वो लगे रहेंगे। बात यह है कि अब हुकूमत में हैं, PTI हुकूमत में है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, अब काम करें, हमें धमकियाँ देने से कुछ नहीं होगा, हम तो हाजिर हैं। हमने कहा है एहतसाब करें, जो भी चाहता है, हुकूमत चाहती है, कोई और इदारा चाहता है, एहतसाब करना चाहता है, ज़रूर करे एहतसाब, किसी हम नहीं घबराते। आज जिस चीज़ का डर है हमें, वो हुकूमत मुल्क के माशी मसाइल का है। कोई हल नज़र नहीं आता, कोई हुकूमत नज़र नहीं आती। इन्वेस्टर आज खाइफ है, मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर का रेट आप देख लें, स्टॉक मार्केट की हालत देख लें, कोई चीज़ भी आज मुल्क के अंदर जो माशी पैरामीटर्स हैं, एक भी पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव हैं। नहीं, लेकिन आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आज सरीना होटल में था, वहाँ हो रही थी। ये ब्रिटिश एयरवेज़ वाले कह रहे हैं कि जी हम जून से फ़्लाइट रिज्यूम कर रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत के जो तर्जमान हैं उन्होंने बड़ा इसका क्रेडिट लिया। मैं गुजारिश ही कर दूँ कि ये बता दें मुझे कि आज सुबह इनको पता था कि ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान आ रहा है? आज सुबह, मैं कल की बात भी नहीं करता हूँ। एयरलाइंस अपना फैसला करती हैं, मार्केट को देखती हैं। पाकिस्तान में मार्केट है, सिक्योरिटी सिचुएशन का मसला था, तो ये सारी कंपनीज एवेल्यूएट करती हैं कि कैसे हम ऑपरेट करेंगे, यहाँ आएंगे, क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज दूर से आता है, उनका क्रू यहाँ ठहरता है, तो इसलिए ये मसाइल होते हैं। और ये एक रूटीन का मसला है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। इसको एक इतना बड़ा इशू बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी कामयाबी। हमें खुशी है कि ब्रिटिश एयरवेज आ रही है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट नहीं है कि जिसका आप क्रेडिट ले रहे हैं, जिसकी आप बातें कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। इसकी बुनियादी बात यह है कि आज हुकूमत कुछ और कर नहीं सकी, वो सारा दिन खबरें ढूंढते हैं कि कोई खबर मिले, तो बताएं। पेप्सी भी मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सुजुकी भी कर रही है, आप भी तो रहे ना वज़ीर आज़म तकरीबन 1 साल जी, तो ये तो समझते हैं कि इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस बारे में हुई है। लोग आते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, और ये आज के डिसीजन नहीं होते, ये सालों पे मुहित ये चीज़ें होती हैं। वो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हैं। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि आपको वो लोग नज़र नहीं आ रहे जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जिन्होंने कमिट किया हुआ था, जो इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उन्होंने हाथ रोक लिया। मसलन बहुत से, मैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर तो छोड़ दें। फॉरेन इन्वेस्टर तो आज जो, जब मैं वज़ीर पेट्रोलियम था, वज़ीर आज़म था, कोई हफ्ता नहीं था कि 5-6 डेलीगेशंस पाकिस्तान नहीं आते थे। चीन, कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने आते थे। अब वो मामला तो सारा रुक गया है। अब जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, जो एक बैरोमीटर होता है इन्वेस्टमेंट का, उसने भी हाथ रोक लिया। और आपको बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर चुके थे, अब उन्होंने रोक लिया। जो एक्सपेंशन कर रहे थे उन्होंने भी रोक लिया, जो BMR कर रहे थे वो भी रोक लिया। अब सारे हालात देख रहे हैं कि क्या हुकूमत जो है वो कुछ कर पाती है, नहीं कर पाती, या सिर्फ बातों पर गुजारा होगा। सही है। अच्छा, मैं अब्बासी साहब सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे थे। असदुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। जी सर, मैं सियासी सूरत हाल पे कुछ बात करते हैं। हाँ, मैं उसी पे करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आप उस पर आए आज, चूंकि वो अब्बासी साहब हुआ है ना। जी जी, मैं जरा कुछ चैनल्स, ये इजाजत हो तो मैं ये सवाल कर लूँ, फिर आप आ जाइएगा। अच्छा, ये जो आपकी मीटिंग भी हुई है कल पार्लियामेंट, ये कोई तहरीक चलाने का कोई प्रोग्राम है?
नहीं, तहरीक की ज़रूरत नहीं है। हमने तो कहा है कि हुकूमत काम करे। अभी तो हुकूमत 4 महीने नहीं हुए आई है, अपना काम करे, मुल्क के मामलात को हल करे। हमारा काम अपोजिशन का है, मुस्बत अपोजिशन करेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करेंगे, मसाइल को आवाम के सामने रखेंगे और हम वो अपोजिशन जो हल भी बता सकते हैं। अब हमने अपनी रीऑर्गेनाइजेशन करनी है। एक इलेक्शन हुआ है, जैसा भी हुआ सारा पाकिस्तान जानता है, लेकिन ज़रूरत यह है कि उससे सबक हासिल किए जाएँ, पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया जाए और अगले इलेक्शन की तैयारी की। अच्छा, मैं जो ख़बरें भाई साहब चल रही हैं नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात के हवाले से, और अभी एक चैनल ने यह दावा किया कि इनमें टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और मुलाकात मुतवक्के है जनवरी में, तो इसमें कितनी आप जान देखते हैं कि ये अगर तो ये मुलाकात होनी है तो फिर आपको नहीं लगता कि ये तो पहले होनी चाहिए? क्योंकि अल अज़ीज़ा के फैसले में तो कुछ लोग मुस्बत नहीं देख रहे फैसला आते हुए नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो ये मुलाकात एक तो किस पैराए में होने जा रही है और अगर हो रही है तो, और दूसरा ये कि ये क्या थोड़ा जल्दी नहीं हो जानी चाहिए फिर अगर होनी है तो? देखिए, मुलाकात का मुझे इल्म नहीं है, या राब्ते का इल्म नहीं है। मैंने भी कोई अखबारी खबर ही सुनी है, लेकिन बात यह है कि ये मुलाकातें होती रहती हैं। दोनों पार्टियां असेंबली के अंदर मौजूद हैं, राब्ता रहता है। जी, कल शहबाज शरीफ साहब की तो हुई है ना जी, कल फ्लोर ऑफ द हाउस पर उनकी मुलाकात हुई थी। नहीं सर, वो इस तरह से मुलाकात होना, वो शहबाज नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मिलते हैं तो वो तो एक और तरह से सिग्निफिकेंट है ना। ये ऐसे राहदारी में मुलाकात हो जाना असेंबली के अंदर, वो एक और इसकी सिग्निफिकेंस तो है ना। मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो है वो रिलक्टेंट है जरदारी साहब से मुलाकात करने के बारे में। क्यों जी, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, रिलक्टेंस, देखिए रिलक्टेंस नहीं है। अभी उसकी जो जरूरत महसूस हुई, कोई ऐसी जरूरत हुई तो जरूर मुलाकात होगी। मैंने बताया कि दोनों जमातें अपोजिशन में हैं नेशनल असेंबली में, और उनकी आपस में मुलाकात रहती है। और आपने देखा कि साद रफीक साहब के मामले में पीपल्स पार्टी ने प्रोडक्शन ऑर्डर पे पूरा सपोर्ट किया है, दीगर जमातों ने किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा वॉकआउट में साथ दिया है और इशू को भी उठाया है। तो वो एक मीटिंग विद द माइंड जरूर है पार्टियों के अंदर। हाँ, हो भी जाए मुलाकात तो कोई अचंभे की बात तो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो पहले वाली बात नहीं कि जरदारी साहब बड़े रिलेक्टेंट थे मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए, जब लंदन में वो चर्चिल होटल में भी गए, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई उस वक्त, उनकी एक नाराज़गी थी, वो तो अब ख़त्म हो चुकी है, एक सूरत हाल नहीं बन चुकी है। सियासत में जी कोई हर्फ आखिर नहीं होता, मुलाकातें होती हैं, मुलाकातों से ही मामला तय होते हैं, जो गलतफहमियाँ दूर होती हैं, और एक आगे का मकसद एक ही है कि मुल्क में के हालात बेहतर हों, मुल्क में सियासत बेहतर हो, मुल्क में सियासत की इज्जत हो और मुल्क तरक्की कर सके। तो जी, ये जो बासी साहब शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम बीबी के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। एक शेख साहब को हम वैसे तो जानते हैं कि वो ज़रा पॉलिटिकल स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये तवातुर से वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब ये सारी जंग मरियम नवाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहब मुसलसल खामोश हैं। देखिए, मैं इन हज़रात के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। ये मुख्तलिफ बयानबाजी करते रहते हैं, कभी एक तुक्का लग जाता है तो कहते हैं देखिए हमने कहा था। ये सियासी शोबदाबाज हैं। अब हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग का एक बयानिया है, नवाज शरीफ साहब उस पर कायम है, हमने इलेक्शन उसी पर लड़ा है, और वो बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और जो आइन की बालादस्ती की बात है, उसमें कोई और बात नहीं है। तो अब हम सियासत में हैं, इलेक्शन पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, अपना रोल प्ले करेंगे और इंशाल्लाह जमहूरियत के लिए काम करेंगे। इसमें कोई एनआरओ, मेरा ख्याल है ना इन हज़रात को एनआरओ का मतलब पता है। एनआरओ एक डिक्टेटर करता है, उसके पास कुली इख्तियारात होते हैं ना। एनआरओ मुझे नहीं समझ किस पैराए में बात करते हैं। जो एनआरओ का मकसद था कि मैं आपके तमाम गुनाह माफ़ कर देता हूँ, वो ना प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है, ना हुकूमत के पास इख्तियार होता है कि किसी के गलतियाँ माफ़ कर सके। डिक्टेटरशिप से नहीं, डिक्टेटरशिप से मैं यही कह रहा हूँ कि इसका जमहूरियत में एनआरओ का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये हजरात जमहूरियत की पैदावार हैं, ये एक आमरीत की पैदावार हैं, और ये बताना चाहते हैं कि हमसे कोई किसने उनसे एनआरओ मांगा है, क्या वो एनआरओ कर सकते हैं, ये अवाम को बता दें। अच्छा, अब एक चीज़ नई इमरान खान साहब ने छोड़ा जो कुछ एक इंटरव्यू में कि जी इलेक्शन जो है वो पहले भी हो सकते हैं मिड टर्म,
और जरदारी साहब ने भी इस खदशे का आज़ार किया। कोई सिचुएशन ऑन ग्राउंड आप देखते हैं कि इस चीज़ का इम्कान है कोई? मिड टर्म इलेक्शन एक जमहूरी अमल में सिर्फ हुकूमत ही कर सकती है, और क्योंकि वही हुकूमत वो पार्लियामेंट तोड़ सकते हैं और नए इलेक्शन तरफ जा सकते हैं। और उसकी दो वजूहत होती हैं, या तो आप अपने आप को इतना मुस्तहकम महसूस करें कि एक बेहतर मैंडेट हासिल कर सकें तो आप अर्ली इलेक्शन कॉल करते हैं, या आपके हालात इतने ख़राब हों कि हुकूमत ना चल रही हो तो अवाम के पास जाया जाता है। तो ये इमरान खान साहब फैसला कर लें कि क्या कैफियत है मुल्क के अंदर। हालात तो अच्छे नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है, तो अगर वो हालात से भागना चाहते हैं तो इलेक्शन करवाएंगे। बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश ये है कि मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े, अगर इलेक्शन ही उसका हल है तो इलेक्शन हो जाएं। लेकिन आज तक कोई हुकूमत दुनिया में शायद नहीं आई जो पहले 4 महीने में ही मिड टर्म इलेक्शन की बात शुरू कर दे। हाँ, लेकिन अब्बासी साहब एक इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनके मामलात बिल्कुल रुके हुए हैं, कोई आगे नहीं चल रहा, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है रिक्विजिट, और वो मुआफ़िक हालात में अगर इलेक्शन करा लें दोबारा तो उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। इस वक्त हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं है काम करने में, ना मेजॉरिटी का मसला है ना कोई और रुकावट है। सिर्फ मसला ये है कि ना तजर्बा है, ना जज्बा है, ना नीयत है, ना ही कोई काम नज़र आता है। ये असल मसला ये है। लेकिन लगता तो है कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो खान साहब। मेहनत का कोई हल आपको नज़र आया है? कोई असर नज़र आया है? कोई अवाम के अंदर उसके असरात पहुँचे हैं? क्या कोई उसके अमल हुआ है किसी बात पर? देखिए, सिर्फ बातें करने, अपोजिशन बातें करती है, तनकीद करती है, हुकूमत काम करके दिखाती है। जो हुकूमत बातें करनी शुरू कर दे और डिलीवर कुछ ना करे वो बड़ी जल्दी नाकाम होती है, और यही कैफियत इस हुकूमत की है। अच्छा बादशाह साहब, एक तरफ तो आप तबसरा कर रहे हैं ज़ाहिर हुकूमत पर के परफॉर्म नहीं कर रही है, मुश्किलात में है जो भी, लेकिन अगर अपोजिशन को देखा जाए तो उनको भी तो वो जिसे कहते हैं कि अपनी पड़ी हुई है, यानी कि जरदारी साहब अलग मसले में हैं, फेक अकाउंट्स को फेस कर रहे हैं वाले केस को। उधर से शहबाज शरीफ साहब पर मेरी इत्तला यह है कि चेयरमैन नैब ने दस्तखत भी कर दिए हैं, जो रेफरेंस उनको भेजा गया था उस पर दस्तखत भी हो गए हैं, और मजीद रेफरेंसेस भी शायद तैयार हो रहे हैं। फिर नवाज साहब का फैसला आ रहा है अल-अज़ीज़िया का और फ्लैगशिप का। तो आप क्या कैसे देखते हैं कि अपोजिशन के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल नहीं है? मतलब आप कैसे फेस कर सकते हैं इस सिचुएशन को? या जो इमरान खान साहब अगर मिड टर्म की बात करते हैं तो आप तो अलग से मुश्किल में हैं, आप मिड टर्म में कैसे जा सकते हैं? आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को गिरफ्तार कर लें, 64 दिन उसका रिमांड रखें। कत्ल के मुलजिम जो होता है वो 14 दिन रिमांड में रहता है, और 64 दिन के बाद भी कोई इल्ज़ाम ना लग सके। क्या पूरी दुनिया ये नहीं देख रही? क्या पाकिस्तान के अवाम ये नहीं देख रहे? ये तो पुलिस स्टेट्स के अंदर ये मामला नहीं होता, और हम तो जमहूरियत का दावा करते हैं। तो इसलिए आज जो हालात हैं, हम इन चीज़ों से नहीं घबराते। हमने पहले भी मुशर्रफ के दौर में इसका मुकाबला किया, लेकिन अफसोस सिर्फ यह है कि वो एक अमरीत थी, आज एक जमहूरियत है जिसके अंदर ये सब मामलात हो रहे हैं। तो ये भी कोई लेटर लिखा है पार्लियामेंटेरियन अपोजिशन के कि वो नैब चेयरमैन से मुलाकात करके इस मामले में कोई शिकवा शिकायत करना चाहते हैं, हुकूमत दावे के लिए बात करना चाहते हैं। ये क्या एजेंडा है? जी, ये खत लिखा है, मैं भी उसका सिग्नेटरी हूँ। हमने खत ये लिखा है कि आज जो नैब मुल्क के अंदर कर रहा है, इससे जमहूरियत अंडरमाइन हो रही है, जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। आज मुल्क के अंदर खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई है। आज मुल्क के अंदर जो मुल्क का कारोबार है वो नहीं चल रहा। आज ब्यूरोक्रेसी खाइफ है। आज ये तासुर है कि जो असेंबली में बोलेगा उस पर नैब का मुकदमा कायम किया जाएगा। तो हमने कोई ज़ाती बात चेयरमैन से नहीं करनी। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एहतसाब हो, लेकिन जब एहतसाब सियासी प्रोसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल हो जाए, सियासत को दबाने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो, तो फिर आवाज़ उठाना हमारा काम है। तो हम सिर्फ नैब चेयरमैन साहब को ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त क्या हालात पैदा हुए हैं, क्या ये उनकी समझ में है, उनकी नज़र में है, क्या वो जानते हैं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है, दोहरे मेयार किस तरह कायम किए गए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उन तक पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत कहती है हमारा नैब से ताल्लुक़ नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, नैब से अगर ताल्लुक़ नहीं है फिर, लेकिन दावा साथ साथ ये करती है कि हम एहतसाब कर रहे हैं। हम वो बात भी मान लेते हैं, लेकिन अब चूंकि चेयरमैन नैब हैं, हम ये बात उन तक पहुंचाएंगे कि नैब के अमल से आज मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, पार्लियामेंट की सवरेनिटी और सुप्रीमेसी
डाउट में है और मुल्क के अंदर आमरीत जो है उसके आसार नजर आते हैं। सही है, एक ब्रेक ले लें जाना है हमने। जी, ब्रेक ले लेते हैं बिल्कुल निज़ामी साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद चीज़ें शायद खाकान अब्बासी साहब के सामने रखते हैं। हमारे साथ रहिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने तर्दीद जारी की है कि जो टेलीविज़न पर मुख्तलिफ चैनल्स पर या एक आध चैनल पर खबर चल रही है कि आसिफ जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, तो उन्होंने तर्दीद की है कि ऐसा कोई रब्ता फ़िलहाल इस्टेब्लिश नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं सवाल की जानिब बढ़ता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अल अज़ीज़िया का फ़ैसला आ रहा है, फ्लैगशिप का फ़ैसला आ रहा है। अगर ये फ़ैसला खुदा न खास्ता वैसे ही आता है जैसा पहले रेफरेंस का आया था, तो आपकी पार्टी की हिकमत अमली क्या है? ग्राउंड पर कौन कमान करेगा, कौन लीड करेगा पार्टी को? शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर हैं वो तो ऑलरेडी जेल में हैं, तो इस सूरत में पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? कल मीटिंग भी हुई थी। जो फैसला भी है, नवाज साहब ने तो पहले भी अदालतों का एहतराम किया है, फैसलों का एहतराम किया है। ये जो मुशर्रफ ने बनाया था कानून, आपके पास बड़ा अच्छा मौका था, आपसे पहले पीपल्स पार्टी के पास भी था। जब 80th अमेंडमेंट हुई है तो उसको फारिग कर देते। ये क्यों रखा आपने स्ट्रेटजी? नहीं, मैंने बताया ना कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई जमात भी खुद इस कानून को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर सबसे पहले आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने कानून ख़त्म किया है। तो ये चीज़ कंसेंसस से ख़त्म होनी चाहिए, या अदालतें आजकल मोटो नोटिस लेती हैं। ये तो एक कानून ऐसा अंधा और काला कानून है कि इसको तो लॉ बुक से हटा देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब जब पीपल्स पार्टी थी, ये एक आमिर का बनाया हुआ कानून था। उस ज़माने में अगर पीपल्स पार्टी उसको चेंज करती, उनके पास दोनों हाउसेज में अक्सरियत थी, उन पर इल्ज़ाम लगता है कि अपनी जान बचा रहे हैं। हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, हमने एक डायलॉग शुरू किया, एग्रीमेंट भी हुआ कि कानून को अमेंड करना है। लेकिन जब पनामा का केस शुरू हुआ तो ना पीपल्स पार्टी रही ना PTI रही। उन्होंने कहा जी अब तो ये फंसे हुए हैं, इनको भुगतने दें। तो आज भी सबको पता करना क्या है, और मैंने बारहा ये कहा है कि अगर आप इस बात हमने जो भुगतना है भुगत लिया, हम ये कहते हैं हम पे ये लागू रहने दें, PMLN पे लागू रहने दें, इसको आगे के लिए ख़त्म कर दें। वो बस साहब ये बताएं कि हुकूमत कहती है कि हमने नहीं, कोई नैब को कह रहे, तो ये नैब एकदम क्यों इतनी मुतहरक हो गई है? खुद ही हो गई है। मैं तो यही बात हमने चेयरमैन नैब को बतानी है कि आज जो हालात पैदा हुए हैं, बहुत से शकूक व शुबहात हैं, और बड़ा वाज़ेह है कि आज दौरे मेयार से नैब जो है वो सियासत में मुदाखलत। दौरा क्यों आप कहते हैं? दौरा मेयार आप देख लें, वही उससे ज़्यादा संगीन केस PTI के लोगों पर बने हुए हैं, आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो जमहूरियत का एक सतून होता है, उसको आपने उठाया, जेल में डाल दिया, रिमांड पे रिमांड लिया, और 64 दिन बाद जेल भेज दिया, और आज तक ये पता नहीं है केस क्या है। केस बनाना है आप ज़रूर बनाएं, और मैं सियासतदान का एहतसाब अवाम के सामने होना चाहिए। आप बताएं अवाम को कौन सा जुर्म किया है इस शख्स ने, इसकी तशहीर की जाए, बताया जाए। आज एग्जेक्टिव डिसीजंस को आप क्रिमिनल करार दे रहे हैं, जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं कुछ फैसले करूँगा, कुछ फैसले गलत साबित होंगे। इंसान खता का पुतला है, कोई शख्स परफेक्शन की बात नहीं कर सकता। लेकिन आपका मतलब है कि बदनीयती नहीं है उनमें? जी, बदनीयती नहीं है, और गलती होती है, कुछ फैसले गलत साबित होते हैं, हालात बदल जाते हैं। और दूसरा, जब आप ये कहें कि जनाब ये आपने फैसला क्यों किया, आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। फिर कोई आज एक ब्यूरोक्रेट के पास बेस्ट ऑप्शन ये है कोई फैसला ना करे। जब ये हालात पैदा हो जाएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये बताएं, साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक जो हैं, ये ख्वाजा बरादरान को पेश करने के बारे में कोई पेशरफ्त हुई है? मैं एक और बात आपको कहता हूँ, आज ऑडिट पैरे उठाकर उन पर क्रिमिनल चार्जेस बनाए जा रहे हैं। ऑडिट पैरा एक ख्वाजा बरादरान पे नहीं, उन पे नहीं, सब ये आज ऑडिट पैरे ढूंढे जाते हैं, उनको क्रिमिनल चार्जेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। यानी ना अकल तस्लीम करती है, ना कानून के मुताबिक है, लेकिन और बदनामी पहले की जाती है। सबसे संगीन बात यह है, पहले तशहीर की जाती है, ये खा गया जी, अरबों खा गया। मुझे वो केस याद है, चेयरमैन ओगरा होते थे, 450 अरब का केस उन पर बनाया, ये खा गया। आज तक एक पैसा उससे बरामद नहीं हुआ, वो खा ही नहीं सकता था 450 अरब। इस किस्म के
सैकड़ों केस मौजूद हैं। ख्वाजा बरादरान का केस आपके सामने है, उसका एक प्राइवेट मामला है। अगर मैं डिफेंड करना शुरू करूं, उस मामले का ताल्लुक साद रफीक साहब की सियासत से नहीं है। जब हुकूमत में थे कोई ताल्लुक नहीं है। हर आदमी कारोबार करता है, उस कारोबार जो पैरागॉन है उसका आज तक कोई सबूत नहीं है कि उसमें साद रफीक साहब का हिस्सा है। अगर पैरागॉन ने कुछ किया है तो आपके पास केसेस मौजूद हैं। अगर कोई फ्रॉड किया है आप उन कानून के तहत उसके पीछे जाएं। नैब का कानून कहां से आ गया? ये बातें तो ये है ना कि आप कोई कनेक्शन साबित नहीं है। अब आप कहते हैं जी हमने इल्ज़ाम आप पे लगा दिया, आप साबित करें कि हमारा इल्ज़ाम गलत है। ये कानून है, ये उल्टा कानून, ये नैब का कानून है जो दुनिया में बदतरीन कानून है, उल्टा कानून है, जिसको ना अकल तस्लीम करती है ना कोई दुनिया का कानून। लेकिन ये भी तो इल्ज़ाम है ख्वाजा साद रफीक के वज़ीर रेलवे के तौर पे, उन्होंने वो लोकोमोटिव्स भी बड़े गलत किस्म की और महंगी मंगा ली थी। तो बिल्कुल आप ये इल्ज़ाम लगाएं, क्या लोकोमोटिव ख्वाजा साद रफीक सिलेक्ट करता था? क्या उसने जाकर खरीदे? कोई बिड नहीं हुई, कोई टेंडर नहीं हुआ। मिनिस्टर के पास तो आखिर में एक फाइल आती है, 10 लोगों के साइन होते हैं कि जनाब ये बिड हुई है, ये फैसला है, आपका क्या ख्याल है। वो डिस्कशन करता है और अपना फैसला उस पर लिख देता है। एक साइन करना होता है। अब ये जो साहब ने सवाल किया था आपसे, उसके फॉलोअप के तौर पे मैं पूछता हूँ कि एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पाबंद सलासम अगर हो जाते हैं वो जी, जरदारी साहब के गिरते रंग होंगे, तो ये कैसी ये पार्लियामेंट होगी जिसमें अपोजिशन का तो लीडर ही कोई नहीं होगा? देखिए लीडरशिप मौजूद है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसमें सेकेंडरी लीडरशिप मौजूद है। पहले भी आपने लीडरशिप को हटाया, लीडरशिप मौजूद है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि बदनामी किसकी हुई? बदनामी मुल्क में जमहूरियत की हुई। जमहूरियत अंडरमाइन हुई कि आपने अपोजिशन के लोगों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। अपोजिशन लीडर, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री हमने देखी, सिर्फ एक दफ़ा वली खान साहब को भुट्टो साहब ने गिरफ्तार करवाया था, शायद ये 75 या 76 की बात है। ये उसमें जो हैदराबाद में जो जी हैदराबाद जी 74। इसके अलावा कोई मिसाल नहीं है बदतरीन अमरीत में भी कि अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया हो। भाई आपने इल्ज़ाम लगाएं, उनको अदालत में फेस करने दें। आप क्यों लोगों को जेलों में डालते हैं, क्यों बदनामी करते हैं? यहाँ तो इल्ज़ाम लगाने से पहले बदनामी की जाती है, हद तक की जाती है, उसके बाद कहते हैं जी ये हमारे ख्याल में इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ को पकड़ा साफ़ पानी में, साफ़ पानी रेफरेंस में कोई नाम शहबाज शरीफ का नहीं है, और फिर कहा जी आशियाना में आपको डाल रहे हैं। आशियाना में ना हुकूमत पंजाब का एक पैसे का नुकसान हुआ, ना एक पैसे की ज़मीन गई। तो ऐसे मामलात अगर आपने एग्जेक्टिव, ये तो 100 पेज का जो कहते हैं हमने रेफरेंस बनाया, जब भी आएगा तो पता लगेगा। ये LNG का जो डील है जी, ये बड़ी अक्सर बनती थी कि आपने बड़ी महंगी गैस ली। जो इस वक्त मौजूदा नए सरवर खान साहब वज़ीर जो हैं गैस, वो भी यही फरमाते हैं कि जी इसको हम रिव्यू कर रहे हैं और ये नॉन ट्रांसपेरेंट डील है। इसके बारे में कोई रोशनी डालेंगे आप? मैं रोशनी डालूंगा, वो रोशनी डाल दें। मैंने उनको चैलेंज किया हुआ है, मैं कहा लाइव टीवी पर आ जाएं, बताएं क्या मामलात हैं। मैं मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ मुल्क में जो LNG का प्रोसेस था, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कि मुल्क के एनर्जी क्राइसिस को हल किया जाए। पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस मज़ीद गैस के बगैर हल नामुमकिन है, आज भी नामुमकिन है। पाकिस्तान में अपने एनर्जी क्राइसिस को हल करना है, सिस्टम में मज़ीद गैस डालें। मुल्क के अंदर जो गैस आ रही है, सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज पाकिस्तान की तारीख में हमारी हुकूमत ने की हैं, लेकिन वो तकरीबन जो गैस डिप्लीट होती है उसको पूरा करती है। पाइपलाइंस दोनों स्टक हैं, जो ईरान से है, तुर्कमेनिस्तान में थोड़ी बात आगे चली है। इसके अलावा LNG वाहिद सोल्यूशन है। 6 अटैम्प्ट हुई 10 साल में, मुख्तलिफ हुकूमतें ने की, फेल हो गए। हमें लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान से सस्ती मिलती रही, तुर्कोपनास आपने नहीं ली। कीमत आपके सामने है। ईरान से हमारा एग्रीमेंट मौजूद है, तुर्कमेनिस्तान से मौजूद है। ईरान की पाइपलाइन सैंक्शंस की वजह से फंसी हुई है, उसकी कीमत हमारी जो LNG की बास्केट है उससे ज़्यादा है। जो तुर्कमेनिस्तान के पाइपलाइन है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से और इन्वेस्टमेंट उसमें ना होने की वजह से फंसी हुई थी। हमने उसको कुछ चलाया है, उम्मीद है कि वो अगले 4-5 साल में मुकम्मल हो जाएगी। उसकी कीमत भी इस वक्त LNG की कीमत से ज़्यादा है। तो आप उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैं
एक बच्चा भी आपको साबित कर देगा कि अगर हम LNG ना लाते न मुल्क में एनर्जी क्राइसिस हल होता, और आप इस वक्त कम अज कम $2 अरब कैश सेविंग्स हर साल LNG आने की वजह से कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द प्राइस? प्राइस लोएस्ट प्राइस इन द वर्ल्ड, LNG टर्मिनल्स की भी जी। और जो हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कतर से है, लोएस्ट प्राइस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया हमसे कई गुना ज़्यादा LNG लेता है उसी सोर्स से। उनकी कीमत देख लें, जापान की कीमत देख लें, हमारी लोएस्ट प्राइस है। जो हमने टेंडर्स के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वो भी दुनिया के लोएस्ट हैं। आज LNG वर्ल्ड में पाकिस्तान एक बड़ी सक्सेस स्टोरी समझा जाता है। हमें वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, उन्होंने कहा कि आपको 7 साल लगेंगे LNG मुल्क में लाने में। हमने 20 महीने में LNG मुल्क में फ्लो की। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कंप्लीटली कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। टर्मिनल्स लगे बिड से, हुकूमत पाकिस्तान का एक पैसा नहीं लगा। जो टोलिंग रेट आया यानी पर MMBTU हम क्या पे करते हैं वो दुनिया से लोएस्ट है। हमारे 42 सेंट और 48 सेंट 2 टर्मिनल्स हैं, जिसमें से 5 सेंट पोर्ट कासिम को जाते हैं। इंडिया में $1 से ऊपर के टर्मिनल्स लगे हुए हैं। तो बड़ी एक डिफ़िकल्ट चीज़ हमने मोस्ट एफिशिएंट तरीके से लोएस्ट प्राइस में की है। और मेरा ओपन चैलेंज है किसी को भी, एनर्जी एक्सपर्ट ले आए, मिनिस्ट्री आ जाए, मिनिस्टर साहब आ जाएं, लाइव टीवी पर आ जाएं, असेंबली में डिबेट करा लें, जो करना चाहते हैं मैं हाजिर हूँ। और ये अब ब्रेक लेनी है, उसके बाद मैं ज़रा आपसे इस पर मज़ीद 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ इसी मसले पे। जी ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, आपने भी प्रोग्राम में चैलेंज किया कि मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूं, जो लोग मुखालिफ हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो आपको मुनाजरे का चैलेंज दे चुके हैं। तो क्यों ना इसी प्लेटफॉर्म, हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, कोई डेट आप दे दें, शेख रशीद से हम बात कर लेते हैं, तो यहीं पर हो जाए इस मौजू पर गुफ्तगू। नहीं, ये मुनाजरा तो उनका होगा पेट्रोलियम वजीर के साथ। शेख रशीद यार LNG की स्पेलिंग ही पहले बता दे तो फिर मैं उससे आगे बात करूंगा। जो आदमी वो आए जिसको कोई पता हो कि बात क्या कर रहा है। आप मुनाज़रे की दावत दे रहे हैं वज़ीर पेट्रोलियम को। और मैं ये कहूंगा, देखें ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। आप पार्लियामेंट में डिबेट करा लें, हकीकत अवाम के सामने आए, मत अपनी पगड़ी उछालें, मजाक बना हुआ पूरी दुनिया के अंदर। आज ये हकीकत है कि अगर मुल्क में LNG ना आती, आज आप अरबों डॉलर ज्यादा खर्च कर रहे होते और मुल्क एनर्जी क्राइसिस हल ना होता। ये कतर का बड़ा इसमें जिक्र होता है, वो उधर मैं भी आपके साथ गया था एक दफ़ा। अब को ज़रा खामोशी इस महाज पे, इसकी क्या वजह? ये हुकूमत से पूछें, बड़ी पहले बातें होती थी, बड़ा जी महंगा हो गया जी। हर चीज़ दुनिया में प्राइसेस अवेलेबल हैं। कतर प्रीमियम सप्लायर है, क्योंकि LNG क्रिटिकल सप्लाई चेन होती है। LNG का जहाज़ आ रहा होता है, अगर वो ना पहुँचे आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, आपके पावर प्लांट बंद हो जाते हैं, आपके फर्टिलाइज़र बंद हो जाता है, CNG बंद हो जाता है। आज तक कतर ने मेरे ख्याल 8 या इस तरह 1000 कार्गोज डिलीवर किए, एक भी लेट नहीं हुआ। कतर प्रीमियम सप्लायर है, लोएस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे पाकिस्तान को मिला है। अच्छा, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। अच्छा, ये एक एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, ये कोई हॉलैंड की कंपनी को बेच रहे हैं कुछ शेयर LNG के? जी, एंग्रो ने एक बिड प्रोसेस के जरिए सुई सदन के साथ एग्रीमेंट में, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, एक टर्मिनल लगाया है ऑन अ BOO बेसिस। BOO क्या होता है? बिल्ड ओन ऑपरेट। हाँ, यानी हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, चलाना उनकी जिम्मेदारी है। हम LNG लाएंगे, वो उसको गैस में कन्वर्ट करके हमारे हवाले कर देंगे। ये एक कंपनी है, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनकी पहले भी मौजूद थी, तो ये एडिशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। तो ये बेहतर है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। कि कितने मुश्किल टर्मिनल के अंदर दुनिया की बड़ी कंपनी है, वो पैक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, वो पाकिस्तान में। फिर ये तहरीके इंसाफ की तरफ से ये कहा जाता है कि जी ये जो हुसैन दाऊद साहब को जो LNG का टर्मिनल मिला, ये एग्रो ही कि ये $272 लाख उनको वो चले ना चले देना पड़ता है। तो ये नहीं, देखिए चलाना पड़ता है ना। आप ये जैसे IPPs हैं, आप कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आप टर्मिनल लगाएं और मैं इतने मिलियन क्यूबिक फीट डेली उससे गुजारूंगा गैस, गारंटीड।
जी गारंटी देनी पड़ती है, जो हमारी नीड है उसमें हमने गारंटी दी हुई है। और मैंने पहले कहा कि लोएस्ट प्राइस है दुनिया की, ये जिस IPP मॉडल है वैसे ही चलता है, इसमें कोई ये तो एक्सेप्टेबल और बड़ा एफिशिएंट मॉडल है दुनिया के अंदर। वासी साहब आप कह रहे हैं कि तरमीम का क्या मसला है? मैं सर इस पर एक सवाल इस पर गैस पे करना चाहता हूं पोजीशन है निजामी साहब जी। मैं सिर्फ ये गैस वाले पर सिर्फ एक चीज़ करना चाहता क्योंकि आप दूसरे मौजू पे जा रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा था कि कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि कतर से जो है वो हुकूमत, यानी आप तो कह रहे हैं कि लोएस्ट प्राइस है, कतर से जो है वो गवर्नमेंट 2 साल के लिए उधार गैस लेने की का प्लान कर रही है या इस तरह का सोच रही है, क्या ये डूएबल है, मुमकिन है, ऐसा मिल सकती है ये डील? जी बड़ी अच्छी बात है। देखिए कतर कमर्शियली ऑपरेट करता है, कतर जो भी उनके, क्योंकि और उनके पार्टनर्स भी होते हैं, तो वो आपसे कमर्शियल बेसिस पर बात करेंगे, अगर समझते क्रेडिट दे देंगे तो क्रेडिट आपको दे देंगे, यकीनन। वो कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये 18वीं तरमीम की तरफ आना चाहता था जी कि 18वीं तरमीम जो है ये कंसेंसस से हुई थी, क्या इसको अंडू करने के लिए कुछ फोर्सेस विद इन द पार्लियामेंट, ख़ास तौर पे PTI की तरफ से भी इस किस्म की बातें आई हैं, और भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं, अदारे भी हैं कि इसको ख़त्म होना चाहिए। इसमें जरदारी साहब समझते हैं कि ये सूबों को एम्पावर किया, कुछ लोग कहते हैं कि सूबों के पास वो जो एक्स्ट्रा फंड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है और वफाक बिल्कुल गरीब होकर रह गया। तो इस पर क्या पोजीशन है आपकी और आपकी पार्टी की? देखिए ये बदकिस्मती है कि आज एक ऐसी मुल्क पार्टी इक़्तिदार में है जो बातें पहले करती है सोचती बाद में है। अगर 18वीं तरमीम को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है, लॉज में हमेशा तरमीम की ज़रूरत रहती है। अगर कोई समझते हैं कि तरमीम की ज़रूरत है, वो तरामीम ले आए, उन पर असेंबली में बहस होगी और तरामीम पास हो जाएंगी, कंसेंसस से होंगी, 2/3 अक्सरियत चाहिए, अपोजिशन भी साथ होगी, हुकूमत साथ होगी। सिर्फ बातें करने से और ये कहना जी गलत है तो कौन सा हिस्सा गलत है, उसमें किस तरमीम की ज़रूरत है, क्या सारी 18वीं तरमीम को वापस करना है? जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, फंड्स की जो बात है, वो NFC अवार्ड है, उसका 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। NFC अवार्ड को आप रिविज़िट कर लें, आज भी NFC अवार्ड की नेगोशिएशन जारी है, उसमें सारे सूबे बैठ जाएं, वो फैसला कर लें कि हम पैसे नहीं लेंगे, हम वफाक को पैसे दे देंगे, वफाक पैसे रखे। ये तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। इस वक्त चारों हुकूमतें या कम से कम 3 हुकूमतें जो हैं वो मुवाफिक हैं NFC अवार्ड में, जो अमेंडमेंट कर लें, हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं, जो चेंजेस चाहते हैं कर लें। तो सिंध को बनाया जाए, सिंध को बनाया। देखें ना, अगर ये स्टैंड लिया इस पर, अगर बात मुल्क के मफाद में है तो बिल्कुल होना चाहिए। मैंने यही कहा, तरमीम चाहिए, बताएं क्या तरमीम चाहिए, सारे बैठ के हल कर लेते हैं। NFC अवार्ड को रिविज़िट करना है, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि जब NFC अवार्ड की बात आई थी, हमने ये कहा था कि फाटा को 100 अरब रुपया फ़ी साल 10 साल के लिए चाहिए, और उसका तरीका ये है कि आप जो पैसे डिविजिबल पूल है 100 अरब मिनहा करके पहले फाटा को दें ताकि फाटा के मामलात हल हों, और उसके बाद जो बाकी पैसे बचते हैं वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसकी PTI ने मुखालफत की, KP गवर्नमेंट ने, मैं CCI में बैठा हुआ था, उन्होंने मुखालफत की, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की सिंध से, उस वक़्त ये एक नई गवर्नमेंट बन चुकी थी बलूचिस्तान में, उन्होंने मुखालफत की, और आखिर पंजाब ने मुखालफत की। उन्होंने कहा ये नहीं मानते, हम भी मुखालफत करेंगे। तो इस बात पर एग्रीमेंट ना हो सका कि फाटा को हम जो जिम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको उसकी हैसियत ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने डेवलपमेंट जो देनी है उसके लिए पैसे मिनहा करके दिए जाएं। तो एक एक पैसे पर तो झगड़ा होता है। अगर आज सारे सूबे राज़ी हैं, वफाक भी राज़ी है, तो NFC अवार्ड कर लें या तरमीम कर लें। अच्छा जी बिल्कुल, लेकिन लाएं तो सही, क्या तरमीम चाहिए? हाँ, अभी तक तो ये हवा में बातें ना, जी सिर्फ हवा में जब सामने आएगी तो आप देखेंगे जी। अच्छा, ये हमारे जो वज़ीर कानून है फ़ारूक नसीम साहब, इन्होंने दोबारा ये शोशा छोड़ा है। हुकूमत में पहले भी आया था, खान साहब ने भी कहा था कि हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक कानून साजी करेंगे। ये धमकी है या वाकई इनका इरादा है? देखिए मैं हैरान हूँ, अगर एक वज़ीर-ए-आज़म ये बात करे या वज़ीर कानून ये बात करे, क्योंकि अब तो आप ऑर्डिनेंस जारी करेंगे तो एक दफ़ा ही उसको जारी कर सकते हैं उसके बाद, और सेनेट रेजोल्यूशन से आपका ऑर्डिनेंस रिजेक्ट कर सकती है, ये भी मौजूद है। और सेनेट में अक्सरियत हुकूमत की नहीं है।
तो ये सोच समझ कर बात कर, हो भी अक्सरियत तो आप 120 दिन चलाएंगे, फिर क्या होगा? वो कौन से ऐसे कवानीन आपको चाहिए जिसके बगैर आपका काम नहीं चल रहा, वो बता दें। सारे बैठेंगे, मुल्क तो सबका है ना, अपोजिशन का भी, हम सब बैठेंगे, हल कर देंगे मसले को। तो ये विद इन द पार्लियामेंट शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन तो को उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मान लिया, बाकी कमेटियों में भी आप कह रहे हैं कि अच्छी वाली, ज़ाहिर है वो तो आपका हक है कि भी आप नेगोशिएट करें, लेकिन को ब्रॉडर कंसेंसस हो रहा है ताकि ये ऑर्डिनेंस वगैरह वाली बात ही ना हो। जी बिल्कुल, ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं होती। ऑर्डिनेंस होता है कि अगर आपने कोई अर्जेंसी है तो आप ऑर्डिनेंस जारी कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस से आप मुस्तकिल हुकूमत नहीं चला सकते, मुस्तकिल कानून साजी नहीं कर सकते। तो अब कमेटीज़, पीएसी का एक नॉन इशू था, इशू बनाया गया, पूरी अपोजिशन मुतहद थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ही पीएसी को चेयर करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। वो मामला 4 महीने गुजर गए, कमेटी ना बन पाई। अब कमेटीज़ बन रही हैं, उसमें अपोजिशन को कौन सी कमेटीज़ मिलनी है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है, 5 साल आप कमेटीज़ के चेयर रहे हैं, कौन सी कमेटीज़ हैं नहीं है, एक दिन की बात है, हल हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ भी हुकूमत तरह तरह की बातें निकालेगी जिनकी ना कोई मंतक होगी, ना अकल तस्लीम करेगी, और फिर एक झगड़ा पड़ेगा और फिर वो हल नहीं हो पाएगा और फिर आखिरकार जाकर वही हल निकलेगा जो मौजूद है। तो हमेशा जिन हालात के तहत आपने अपोजिशन की है, जो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, उनके को सामने रख कर ही मामला को तय करना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं? मतलब जरदारी साहब तो समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये चल ही नहीं सकती, ये तिफलाना लोगों की है, ये परफॉर्म नहीं कर रहे। एक तरफ रखें इकॉनमी को, फ़र्ज करें चलिए वो तो एक इशू है, अदरवाइज़ आपको ये सिस्टम जो है इमरान खान साहब की क़यादत में चलता हुआ नज़र आता है? बदकिस्मती से नहीं, मैं हाल की बात करूँगा। मैं माजी आपके सामने है, इस हुकूमत का हाल आपके सामने है, मुस्तकबिल क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे हुकूमत चलती नज़र नहीं आ रही। तो क्या होगा अगर नहीं हुकूमत चलेगी? कोई और मुझे मईशत में बेपनाह मुश्किलात नज़र आ रही और मुझे कोई उनको हल करने वाला हुकूमत में नज़र नहीं आता। हुकूमत में कोई काबिलियत या अहलियत नज़र नहीं आती इन मामलात को समझने की या इनको हल करने की। ये मुआशी तौर पर जो मुश्किलात हैं बासी साहब, ये इस पर पीटीआई सारा का सारा मलबा उठाकर आप के ऊपर डाल देती है और वो कहती है कि जी इसहाक डार साहब जब चले गए, ख़ास तौर पर आखिरी साल में, तो उसके बाद तो इसहाक डार साहब पर भी खैर वो जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ऐसी हुई बतदरीज कि उनको आते ही IMF पर जाना पड़ा, यानी ख़जाना खाली आप छोड़ के चले गए। तो इसका जिम्मेदारी तो वो सारी की सारी आपके ऊपर डाल रहे हैं उठाकर। देखिए, ये बात एक दफ़ा तय कर ले, मलबे फेंकने से कोई मसला हल नहीं होगा, काम करने से मसला हल होगा। अगर आप मलबा ही फेंकना चाहते हैं तो असेंबली में डिबेट करा लें। क्या 16.5 अरब का ख़जाना खाली होता है? जिस हुकूमत ने 4.25 अरब लिया हो और 16.5 पे छोड़ के जाए, 5.8% की ग्रोथ छोड़ के जाए, 5% कम इन्फ्लेशन छोड़ के जाए, तो आप मानते हैं कि IMF पे जाने की जरूरत नहीं है हुकूमत को? जो बिजली का क्राइसिस हल करके जाए, मतलब आप अगर कंटिन्यू कर रहे होते तो IMF में नहीं जाना चाहिए था। हुकूमत ने खुद कहा कि जरूरत, देखें IMF में जाना कोई गुनाह नहीं है, अगर जरूरत है तो बिल्कुल जाए, लेकिन आप तय तो कर लेना। मुझे ये याद है कि जब 2013 में आए तो आपने तैयारी की हुई थी जी, IMF प्रोग्राम में गए और निकल भी आए जी। लेकिन आज की सूरत हाल में आपने भी कहा कि ये चलती हुई नहीं नज़र आ रही गाड़ी। जो आपने इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की, सबसे इमीडिएट, सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या कंसर्न है आपको? देखिए, इन्फ्लेशन, अफरात-ए-ज़र, मैं आपको बतौर पाकिस्तानी मुझे अफरात-ए-ज़र का ख़तरा है कि हमने पाकिस्तान में कभी भी हमने एक हाइपर इन्फ्लेशन का सिनारियो नहीं देखा। अब आपको नज़र आ रहा है? मुझे वो नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत इकॉनमी को मैनेज ना कर पाई, जो मिसमैनेजमेंट इस वक्त है, जो बातें हो रही हैं, सबसे जो नुकसान पहुँचाया इस हुकूमत ने, इन्होंने पूरे जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था, जो मार्केट का कॉन्फिडेंस था, उसको तबाह कर दिया। जो बिजनेस का कॉन्फिडेंस था उसको तबाह कर दिया। एक अजीब रट लगी हुई है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर एक को मारेंगे, हर एक को अंदर कर देंगे। इस तरह कारोबार नहीं चलता। आप बिल्कुल एहतसाब करें, आज तक ये हुकूमत एक पैसे का एहतसाब नहीं कर पाई, सिर्फ बातें। मैं तो हमने अपने आप को पेश किया है, हुकूमत एहतसाब करे। इससे पहले कि नायब जो है वो ऑडिट पैरे निकाल कर एक काले कानून के जरिए उल्टी सीधी बातें करे, हुकूमत के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इल्ज़ाम लगाए ना कि यार ये आपने गलत किया है।
हम आपके एहतसाब करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा ख़त्म हो गया, बातें तो बड़ी हैं अभी, लेकिन आपने बड़े अच्छे अंदाज से इस वक्त जो मुल्क को बुरहान दरपेश है उसका अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी निज़ामी साहब, आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।